So we start our the next class regarding the constitutional law. Till now we cover the every part of the fundamental right. फंडामेंटल राइट तक हमने सारी चीजें कवर कर ली है. नाउ वी लेफ्ट विद द फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. दैट आर द पोर्शन विद द रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडाज. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के जो पोर्शंस है वो ये है. इसके बाद जो पोर्शंस बचता है आपका वो पॉलिटी पोर्शन बचता है. So these are the pyramid of the constitutional ideology: fundamental right, fundamental duty, and directive principle of state policy. These are the pyramid of the constitutional ideology, constitution thought process, and constitution principles. कि how the constitution are bring us with the India, how the constitution are deal with the Indians, and how the India are represented with themselves. We have the fundamental right, we have the fundamental duty, and we have the DPSPs. So we always we remember this pyramid. अभी हम आगे इसमें और डिस्कस करेंगे. तो वी रिमेंबर जो स्ट्रक्चर है हमारा इन तीनों के रिलेशन के साथ वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है. इट्स मीन्स ऑल दीज थ्री आर इक्वल विद ईच अदर. अगर मैं इस पिरामिड को ऐसे रोटेट कर दूं और मैं इसे ऐसे बना दूं तो क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट इधर आ जाएगा और डीपीएसपी इधर आ जाएगा. इट मीन्स ऑल थ्री आर कलेक्टिवली वर्क विद टुगेदर एंड नो वन इज सुप्रीम देयर. यहाँ पे कोई सुप्रीम नहीं है. हर पॉइंट की अपनी स्ट्रेंथ वैल्यू है, हर पॉइंट की अपनी रिक्वायरमेंट है. फंडामेंटल ड्यूटी अपनी अदर रिक्वायरमेंट प्ले कर रहा है, फंडामेंटल राइट अपनी उसकी अलग रिक्वायरमेंट है और डीपीएसपी की अलग रिक्वायरमेंट है. आप ये नहीं कह सकते कि जो फंडामेंटल राइट आर मोर सुपीरियर देन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर फंडामेंटल ड्यूटी आर लेस सुपीरियर फ्रॉम द डीपीएसपी. देयर इज नो वन हैज द सुपीरियर. बोथ आर द वर्क इन कलेक्टिवली. गेट इट? सो नाउ वी जस्ट स्टार्ट विद द फंडामेंटल ड्यूटी. फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि आर्टिकल 51A सॉरी हाँ, आर्टिकल 51A का जो पार्ट है दैट इज आर डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज. पार्ट 4A अमेंडमेंट के बाद ये पार्ट 4A हमने ऐड करा था 1976 में. 42nd अमेंडमेंट के बाद हमने ऐड करा एंड 42nd अमेंडमेंट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. वन लाइनर क्वेश्चंस में काफ़ी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी पूछा जाता है कि विच अमेंडमेंट वी कॉल विद द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. तो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. विच आर कम विद द स्वरण सिंह कमेटी रिपोर्ट. स्वरण सिंह की कमेटी बनी थी. दे गिव द सजेशन टू मेक अ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड दैट report and the committee's guide advices are accepted by virtue of the 42nd amendment of the constitution 1976. अब फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई उन्होंने, काफी पैराडाइम्स हमें इकट्ठे करके दिए. दे इनिशियली दे गिव द 10 ड्यूटीज विद अस. बाद में हमने आई थिंक 86th अमेंडमेंट के बाद हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी. तो आज करंट डेट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. और जो ड्यूटी हमने ऐड करी थी दैट अबाउट द राइट टू एजुकेशन. एजुकेशन के रिगार्डिंग हमने ड्यूटी ऐड करी थी कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द एवरी पेरेंट्स टू ब्रिंग द बेसिक एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस. की गवर्नमेंट तो स्कूल खोल ही देगी, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा ही देगी, लेकिन स्कूल में भेजने की जिम्मेदारी तो बच्चों की पेरेंट्स की है ना. कि पेरेंट्स अगर स्कूल बच्चों को नहीं भेजेंगे तो फिर गवर्नमेंट कहाँ से बच्चे लाएगी. और उन्हें गवर्नमेंट खाली रिसोर्सेज अवेल करवा सकती है, उस रिसोर्स को यूज करना, कंज्यूम करना इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पीपल. So these are the 11 duty which now vested with the fundamental duties. इन फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारी मोनार्कीज को रिस्पेक्ट करना, मोनार्क्स को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम, नेशनल एनुअल असेंबल्स को हमें रिस्पेक्ट करना है, नेशनल सिंबल्स को रिस्पेक्ट करना है, फेटर्निटी बनाए रखना है, कल्चर्स को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करना है, और कम्युनिटी ग्रुप्स एंड कल्चर राइट्स को हमें प्रमोट करना है. एवरीथिंग विद लाइक अ ड्यूटी कैन बी विद वेस्टेड विद द इंडियन, लाइक अ ड्यूटी वेस्टेड विद वेल सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ अ कंट्री. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की जो 11 ड्यूटीज हो सकती है वो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में करी. यू हैव टू बी रीड दैट ऑल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51A फ्रॉम द बेयर एक्ट. गेट इट? अब बात ये आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है, वाई वी एड दीज फंडामेंटल ड्यूटीज. तो एक बात हमारी हमने स्टार्टिंग में पहले पढ़ी होगी जूरिस्प्रूडेंस में और आगे से देखेंगे कि कोई भी राइट होता है ना, राइट की एक प्रोपोर्शनल में एक ड्यूटी जरूर होती है. व्हेनेवर यू हैव अ राइट यू आल्सो हैव अ ड्यूटी विद योरसेल्फ. अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने आपको फंडामेंटल राइट्स तो काफी दिए, बट इट आल्सो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव यू ड्यूटीज टू देम.
आपको ड्यूटी भी पता होनी चाहिए कि क्या आपके कर्तव्य हैं। जब तक आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बी से दैट द यू आर द राइट सिटीजन टू गेट दैट प्रिविलेजेस एंड गेट दैट फंडामेंटल राइट। आपको एक वैलिड सिटीजन के रूप में बनने के लिए और एक अच्छे सिटीजन के बनने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट आई, क्रिएशंस हुए, उन्होंने सारी चीजें बनाई, सब चीज आपको दिए, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दिखा रहे, देन हाउ द ऑल थिंग विल बी डन। आप अगर उसमें इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे तो सारी चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। तो वहां पे ये ड्यूटीज तय करी गई कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने पैराडाइम कर ही दी। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और आगे पॉलिटी पोर्शंस पूरे में उसमें उसको हमने काउंटर कराई है। बट व्हाट अबाउट द सिटीजन, दे आर आल्सो हैव सम ड्यूटीज, दे हैव टू बी डू सम वर्क विद द नेशंस, दे आर द रियल नेशन बिल्डर। हम सब नेशन बिल्डिंग की में एक लेबर का काम कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना आउटपुट देते हैं, अपना शेयर देते हैं। अब वो कैसे दिया जाएगा, कैसे एक हम रिस्पॉन्सिबल और गुड सिटीजन ऑफ इंडिया बनेंगे, दैट आर आल्सो बी रिक्वायर्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई वी ऐड द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी आर टीच अस अबाउट अवर अकाउंटेबिलिटी, अबाउट अवर रीजनेबिलिटी, अबाउट अवर वैल्यू ऑफ द सिटीजनशिप्स एंड अबाउट अवर देयर द हाउ टू रिस्पेक्ट देयर राइट्स। देयर इज नथिंग इन फ्री इन दिस वर्ल्ड. We have to be paid something to get fundamental rights, and that paying is the duty. Get it? Second thing with the fundamental duty है, there is a no enforceable provision with that. जैसे कि fundamental right में जब हमने पढ़ा, fundamental right तो article 32 enforce कर ही रहा है. Article 32 give the complete enforcing power regarding the fundamental right, but the no enforcing compelling provision with the fundamental duty. But the state have the legal provisions. State have the power to make some legal provision regarding for the enforcement. वर्मा कमेटी की एक 1999 में रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी लिख देने भर से नहीं होगा, थोड़ा सा हमें से इन्फोर्स कराना पड़ेगा। तो उस इन्फोर्समेंट के लिए काफी सारे बाद में लॉ बने और वर्मा कमेटी ने उनको जस्टिफाइड भी ठहराया कि भाई ये लॉ रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप नेशनल ऑनर्स इंसल्ट एक्ट बना के आप किसी नेशनल ऑनर्स को, नेशनल सिंबल्स को इंसल्ट नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, इंडियन पेनल कोड में भी काफी ऐसे प्रोविजंस रिगार्डिंग द न्यूसेंस, रिगार्डिंग द सेडिशन, रिगार्डिंग द नेशन असेंबलीज, रिगार्डिंग द पेट्रोटिज्म के रिगार्डिंग जो लॉज थे कि आप नेशंस के खिलाफ, नेशंस के गवर्नमेंट के खिलाफ डायरेक्टली आर्म रिबेल नहीं कर सकते। दैट विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 बना जो आपकी इलेक्शन कमीशन से डील करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर 1972 एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982 आल्सो विद द सेम पाइपलाइन which give the which enforce the fundamental duty of safeguard our environment, and national commission to review the working of the constitution। जो नेशनल कमीशन उन्होंने बनाया स्पेशली ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को रिव्यू कर सके, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर एक्चुअली इन्फोर्स्ड और नॉट। तो ये these are the some legal provisions and statutory provisions which are provided for the enforceability of the fundamental duties। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पास कोई भी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स कराने के लिए, बट हमने कुछ अलग से स्टैट्यूट्स बना दिए हैं, अलग से क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं फॉर देयर द इन्फोर्समेंट। दैट आर द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ देम। गेट इट? दीज विद द फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी के साथ एक चीज और मुझे आप बतानी थी, थोड़ा सा इसका ना क्रिटिसिज्म भी होता है, थोड़ा सा, नॉट दैट मच। दो बातों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी क्रिटिसाइज होती है। एक तो नॉट एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। मैं ये कहूं कि कंप्लीट फंडामेंटल ड्यूटीज बस यही है, तो वो नहीं है। तो काफी लोग कहते हैं कि अब उन्होंने लिस्ट बना दी, ये चीजें करनी थी आपको। अब लोगों का और स्कॉलर्स का ये मानना है कि रादर टू गिव द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वी आल्सो हैव टू गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ देम। हमें प्रिंसिपल्स देने चाहिए थे, क्योंकि सारी लिस्ट हम बना भी नहीं सकते। जैसे जैसे चीजें हमारे सामने आएंगी वो फंडामेंटल ड्यूटीज में कन्वर्ट होती चलेंगी। तो वो सब देने की जगह अगर हम कोई प्रिंसिपल्स देते, कोई थ्योरी दे देते, दैट विल बी मच अप्रोप्रिएट इन कंपैरेटिवली टू दीज लिस्ट। एंड सेकंड थिंग इज द नो इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी नहीं दी। जब आप फंडामेंटल राइट की इन्फोर्सेबिलिटी दे रहे हो तो देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। व्हाई डोंट यू गिव द इन्फोर्सेबिलिटी टू द फंडामेंटल ड्यूटीज? बोथ आर रिक्वायर्ड इन ईच पैराडाइम इन द सेम रेशियो। जब राइट और ड्यूटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है और
जूरिस्प्रूडेंस डायरेक्टली हमें टीच करती है कि विदाउट एनी ड्यूटी देयर इज अ नो सर्वाइवल ऑफ द राइट. बिना ड्यूटी के राइट सर्वाइव हो नहीं सकता, तो व्हाई डोंट यू गिव देम इनफोर्सेबिलिटी. But still we are just come with the harmonious interpretation and we said that the statutes have the government have the power to make a statutes for the enforceability of the fundamental duty. कोई चीज नहीं है उस पर रोने से अच्छा है कि अब वो कैसे करेक्ट करी जा सकती है उस पर ज्यादा ध्यान दें, और उसी तहत वर्मा कमेटी ने गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो इनिशिएटिव ले और वो अपना आगे इसके लिए वर्क करे. ठीक है, सो दैट इज विद द फंडामेंटल ड्यूटी. Now we come with the directive principles of state policy. कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ, ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशन था, सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन था ये. अगर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट अ डॉक्यूमेंट एंड गिव्स द सम ऑफ द बंच ऑफ राइट एंड सम ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर इट. इट्स अ रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट. It's a legal living document which tell us the how the thing will be go on till your life and even after your life. सोशो इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस का ये पार्ट था, जहां पे हमने फंडामेंटल राइट पढ़े अब तक और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी. दिस इज द वन कंसेप्ट इज लेफ्ट विद द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डीपीएसपी वो प्रोविजंस था जो सरकार को बताया गया था कि ये आपको करना है. जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में आपको ये पता चला कि क्या करना है, तो डीपीएसपी आपको ये बताएगा कि कैसे करना है. डीपीएसपी इज अ मीडियम टू अचीव द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट की स्टेज अचीव करने के लिए जो मीडियम होगा, जो वे ऑफ प्रोसेस होगा, दैट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. एक बात. दूसरी बात डीपीएसपी के साथ ये है कि जो फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताई फॉर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट हैव द नेगेटिव प्रोविजंस बट द डीपीएसपी हैव पॉजिटिव प्रोविजंस. फंडामेंटल राइट के साथ गवर्नमेंट का रिलेशन ये है कि फंडामेंटल राइट पढ़ के गवर्नमेंट ये समझती है कि वो क्या नहीं कर सकती, और डीपीएसपी पढ़ के गवर्नमेंट को ये समझ आता है कि उसे क्या करना है या फिर वो क्या कर सकती है. डीपीएसपी कैन बी सेज अबाउट द मैनिफेस्टो एंड एजेंडा ऑफ अ इंडियन गवर्नमेंट. दैट इज द एजेंडा, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विच दे हैव टू बी अचीव एज सून एज पॉसिबल. पार्टीज आती हैं, इलेक्शन फाइट करती हैं, तो इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है कि इफ वी विन द election then we will be do that type these things, we will be if we form the government we will do these things. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ऑलरेडी ये मैनिफेस्टो बना रखा था कि भाई कुछ ना करना, ये कर देना, वो ही देश के लिए बहुत है. दैट्स व्हाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब द डीपीएसपी एज अ नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब तक बस ये जाना कि क्या है और क्या किस तरीके से है, अब बात है क्या करना है, वो डीपीएसपी में था. There is a no any single article in a DPSP which we can be say that कि ये हो गया. आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी कोई पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती किसी एक आर्टिकल पे क्लिक करके, आर्टिकल 36 to 51 आर दे गिव द प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी, तो किसी एक पे भी ये क्लिक नहीं हो सकता कि भाई ये तो मैंने कर दिया, एक भी एजेंडा फुलफिल नहीं हुआ टिल नाउ. ऑस्टिन गिव द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज सेड दैट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपके हथियार हैं, आपके गवर्नमेंट के ये फॉर्मुलेटिंग एक्ट्स हैं कि आपको करनी क्या है, दैट आर द वेस्टेड विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. हाँ, हमने कहा कि आर्टिकल 14 to 18 में आपको इक्वलिटी देनी है. इक्वलिटी किस मोड में देनी है? लाइवलीहुड में देनी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना है, मेल फीमेल्स को इक्वल प्रोटेक्शंस देने हैं, इक्वल इन्वायरमेंट और इक्वल वर्किंग कंडीशंस देनी है. राइट टू लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अच्छा लिविंगहुड देना है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देनी है, न्यूट्रिशियस फूड देना है. दैट आर द थिंग विद द डीपीएसपी कि हाउ टू गिव इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स, and that are vested with the article 36 to 51. okay, article 36 to 51 are deal with the directive principle of state policies. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि we just
classified these the directive principle state policies in the three different paradigms. तीन अलग अलग पैराडाइम्स में हमने इनको क्लासिफाई करा है. एक तो सोशलिस्ट आर्टिकल कौन से हैं, एक गांधीयन मतलब गांधी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले आर्टिकल्स कौन से हैं, और एक मॉडर्न आर्टिकल, मॉडर्न या फिर वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को बताने वाले कौन कौन से हमारे पास आर्टिकल्स हैं. तो आर्टिकल 38, 39 और आई थिंक ये 39A है, 41, 42, 43 एंड 43A. These are the articles which are deal with the socialist principles. What socialist means the समाजवाद, समाज को, पूरे समाज को एक साथ लेने वाले, एक साथ लेके चलने वाले आर्टिकल्स कौन कौन से. तो आर्टिकल 30, इफ आई टॉक अबाउट द आर्टिकल 30, इट डील विद द सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन. देश में कैसे इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन होगा, इकोनॉमिक इक्वलिटी आएगी, सोशल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल्स हैव बीन इंक्रीज, सोशली दे गेट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी एंड कम्युनिटी विद एवरीवन. दैट आर द endeavor of the state. State should be try to make the social welfare with the everyone. इस स्टेट की ड्यूटी होगी, स्टेट ऐसे प्रयास करेगा कि इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस आए, गुड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो. दैट आर द थिंग विद द government, that is the thing which is the duty of the government. And the second thing is about the article 39 give the equality between the male and men and women, and they have to be equally provide them to the right to livelihood. उन्हें आजीविका का अधिकार इन सबके पास होना चाहिए. दोनों को इक्वली एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए, मेल और फीमेल को इक्वल एनवायरमेंट कंडीशंस मिलनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए. एंड आर्टिकल 39A इज प्रमोट द जस्टिस. बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल 39 वी गिव द राइट टू द लीगल एड, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. जो हमने अपने प्रियम्बल में, इफ यू रिमेंबर, जो जस्टिस पढ़ा था ना, justice is political, economical and social, so that thing are fulfilled by the article 39A कि everyone get a justice. अगर किसी के पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक लीगल एड या फिर काउंसिल हायर कर सके, then it is the duty of the government to provide them a good legal aid. Then article 41 is also securing the right to work. सबको काम करने का अधिकार होना चाहिए, एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए. एंड गवर्नमेंट गिव द एंडीवर टू एवरीवन गेट देयर एडुकेट राइट टू वर्क. ऐसा नहीं कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है और आपको कुछ भी काम दे दिया, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए. ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए. Apart from that, they give the equal protection in the work and the environment of the working environment should be equal with the male and female. Maternity relief की यहाँ पे बात होती है कि जो आपका एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे आपको वर्क दिया जा रहा है, वर्किंग कंडीशंस हो. लेबर लॉ की एक तरीके से बात हो रही है कि वर्किंग कंडीशंस शुड बी गुड फॉर द एवरीवन, शुड बी विद द वेलफेयर कंडीशंस विद यू. ऐसा ना हो कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. यहाँ पे आर्टिकल 23 और 24 की बात हो रही है. राइट टू एक्सप्लॉइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन था ना, तो यू शुड बी डूइंग द मेक द आर्टिकल हाउ टू बी इन्फोर्स द आर्टिकल 23 एंड 24 कि अगर आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देंगे, अच्छे इन्वायरमेंट कंडीशंस देंगे, फीमेल्स को मैटरनिटी रिलीफ देंगे, कोई एनी अदर हॉस्पिटल फैसिलिटी एंड मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट है वो आपको आपके वर्किंग प्लेस पे दी जाएगी. दैट आर वेस्टेड विद द आर्टिकल 42 एंड द प्राइमरी मोटिव ऑफ द आर्टिकल 42 टू इन्फोर्स द आर्टिकल 23 एंड 24. प्रोवाइड द लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस आपको मिले, इतना पैसा तो सभी व्यक्ति को मिले कि वो अपना जीवन ठीक से जी सके. सोशो इकोनॉमिक कल्चर अपॉर्चुनिटीज मिले टू ऑल वर्कर्स. इट्स अबाउट द आर्टिकल 43 कि जो एक बेरोजगारी भत्ता वाला प्रोविजंस होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट फंड टाइप, और एक मनरेगा का प्रोविजन है, इफ यू रिमेंबर दैट कि इफ एनीवन डिडंट गेट द जॉब द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू द जॉब थ्रू द स्कीम ऑफ द मनरेगा. दैट इज द स्कीम्स ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी दैट एवरीवन गेट देयर द लिविंग वेजेस विद देम. एंड 43A इज लास्ट विद द सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. जो वर्कर्स हैं दे आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, यू शुड नॉट बी ट्रीट लाइक एज द वेजिटेबल्स. आपको एक डिग्निफाइड लाइफ मिले, बिकॉज आपके बिना एक कॉर्पोरेट भी वर्क नहीं कर सकता. इफ देयर इज अ नो लेबर इट्स वेरी हार्ड टू बी थिंक दैट द सर्वाइवल ऑफ द कॉर्पोरेट्स विदाउट एनी लेबर.
So the worker also be a part of industry and they should be treated like industry. So these are the socialist principles which are deal with the society at large to make the social welfare, socio-economic revolutions, equality with the male and female, giving the livelihoods to every them, giving the right to justice, giving the security regarding their work, giving the in better environment conditions and the better economic conditions with everyone, and every worker are treated as the part of an industry. Get it? एक बार आपको ये सारे आर्टिकल्स अपने बेरेक से रीड आउट करने हैं, यू जस्ट बी मेमोराइज विद दैट कि कौन सा आर्टिकल सोशलिस्ट में आएगा, कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल्स में आएगा, कौन सा मॉडर्न ईस्टर्न प्रिंसिपल्स में आएगा. अपार्ट फ्रॉम दिट यू हैव टू बी सम ऑफ द बेसिक आइडिया कि 38 है भाई सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशंस के बारे में बात करेगा, 39 है मेल फीमेल के इक्वालिटी लिवलीहुड्स के बारे में बात करेगा, 39 ये है जस्टिस के बारे में बात करेगा. तो यू हैव टू बी मेमोराइज विद दैट थिंग. In the Gandhian principles, if we talk about the Gandhian principles, गांधी जी की फिलॉसफी बहुत अलग थी. कर्म की प्रधानता रहना हो, गांवों का विकास होना हो, छोटे छोटे कुटीर उद्योग का बढ़ना हो, स्लॉटर हाउस का बंद होना हो, हिंसा खत्म होनी हो, समाज में एक भाईचारे और फेटर्निटी की बात होनी हो. एजुकेशन में अगर गांधी जी से बात करो, दे आर मोस्टली बिलीव इन द स्किल एजुकेशन, कि व्यक्ति को कामगर होने वाली, उसको एक कुशल व्यक्तित्व और हाथ का हुनर देने वाली एजुकेशन हो. सो दीज आर द गांधीयन प्रिंसिपल. इन द फर्स्ट आर्टिकल 40 वी गिव द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत. दैट इज द ड्रीम ऑफ द गांधी जी टू मेक अ the Gandhiji always want to be the development should be reach to the last person of a queue and the every person have a right and to get a participate in a government. हर व्यक्ति की अप्रोच में गवर्नमेंट हो. तो पंचायत व्यवस्था एक वैसी व्यवस्था थी जहाँ पे गांव का और अपने रूरल एरिया का छोटा व्यक्ति भी सरकार से डायरेक्ट संबंध रखता था, सरकार के व्यक्तियों से डायरेक्ट संबंध रखता था. जैसे कि सरपंच से हमारा डायरेक्ट संबंध है, ही इज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट. आवाज रुक के आ रही है, अब क्लियर है? नाउ चेक इट, इट्स क्लियर नाउ. इट्स फाइन नाउ और नॉट? ठीक है, तो मैं आर्टिकल 40 के बारे में बता रहा था. आर्टिकल 40 इज अबाउट द विलेज पंचायत एंड आर्टिकल 43 इज अबाउट द आर्टिकल 43 इज अबाउट द प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज. प्रमोट ऑफ कॉटेज, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, कपास उद्योग हैं, दैट आर शुड बी प्रमोट बाय दैट आर्टिकल्स. जो छोटी छोटी MSMEs हैं शुड बी प्रमोट बाय विद दैट. Article 43B is about the promote the voluntary formation of the autonomous functions. It give the independence with the corporates. जो छोटे छोटे businessmen से they get the independence regarding to form the autonomous bodies with them. अपना उद्योग उन्हें कैसे चलाना है, कैसे उन्हें ट्रस्ट बनाना है या कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है, दे शुड बी गेट द फ्रीडम विद दैट. उनके ऊपर इतना कोई कंपल्सन ना हो कि गवर्नमेंट हर छोटी चीज में उनके साथ इंटरफेयर करे. 46 अबाउट द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड द अदर फैसिलिटीज विद द SC एंड STs. जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, दे आल्सो गेट द चांसेस ऑफ द एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. 47 इज अबाउट द रेज ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ अ फूड. सभी व्यक्ति को न्यूट्रिशियस फूड मिले. जो हमारे साथ एक वो राशन कार्ड वाली व्यवस्था होती है ना, जिसमें गरीबों को या फिर बिलो BPL वाले लोगों को फ्री अनाज मिलता है, दैट थिंग आर कम फ्रॉम द आर्टिकल 47. दीज ऑल आर द राइट आर डील विद द आर्टिकल 21. राइट टू लाइफ की ये बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में डिग्निटी रहे, आपको ऑटोनोमस बॉडी. आर्टिकल 19 की इसमें बात हो रही है, ऑटोनोमस बॉडी मिल खोलने का राइट हो, आप कॉटेज इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, एजुकेशन में SC ST को राइट मिल सके, न्यूट्रिशियस फूड आपको मिल सके, पंचायत का पार्ट बन सके. एंड लास्ट विद द आर्टिकल 48 इज ऑर्गेनाइज द और एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज. ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हैं. एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का काम गांधी जी का एक प्रिंसिपल्स था. तो एग्रीकल्चर इज अबाउट द इंडिया. इन इंडिया 80% इकोनॉमी आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. सो वी हैव टू बी गिव द मेजर we have to be take the major steps for the promotion of the agricultures and the husbandries. ठीक है, so these are the Gandhian principles.
Then we come with the Western principle. There is some of the article regarding the Western principle is first of all the Article 44. Article 44 is the Uniform Civil Code. आज की डेट में बहुत बड़ा एक मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का. अच्छा, वेस्टर्न प्रिंसिपल से हमारा मतलब है कि वी आर गोइंग इन अ वे ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, कि भाई एक लॉ हो, सेपरेशन ऑफ द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो, सबको समान अधिकार मिलते हों, और एजुकेशंस के बारे में बात हो रही हो, तो उस टाइप का एक वेस्टर्न प्रिंसिपल. तो वो प्रिंसिपल्स हमारे किन किन आर्टिकल्स में वेस्टेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड आर द प्राइमरी मोटिव ऑफ द आर्टिकल 44 कि पूरे देश का एक विधान हो, एक देश एक विधान. फैमिली लॉ आपके अलग अलग ना हो. वी आर प्राइमली डील विद द वन लॉ. रिलीजन और फैमिली लॉ आर द टू डिफरेंट थिंग. धीरे धीरे जो कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब तक हम अपने फैमिली अफेयर्स को अपने रीजन से जोड़ के चलते थे कि भाई मैरिज के रिगार्डिंग जो लॉ है, सक्सेशन के रिगार्डिंग है, अडॉप्शन के रिगार्डिंग है, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है. बट नाउ वी सेड दैट द रिलीजन इज जस्ट ओनली अबाउट डूइंग द वर्शिप एंड टू प्रोवाइड एंड टू मेक इनिशिएटिव टू टेक द साल्वेशंस, नॉट मोर देन दैट. Family law and the other succession law and any other things are should be get the different way, and that should be deal by the uniform civil code. Get it? Article 45 we give the early childhood education. It is a duty of the every child and every parents and every government to provide the arrangement of the early childhood education, कि at least basic education तो हर बच्चे को मिले ही. अर्ली चाइल्डहुड की है, जो सेक्स रेशियो है या फिर जो हमारा मॉर्टनिटी रेशियो, दैट शुड बी इंक्रीज. एंड द चाइल्ड के साथ जो जो हम जो पोलियो की जो दवाई होती है, जो भी चाइल्ड के वेलफेयर के लिए जो बेसिक हाइजेनिक चीज़ें हैं, बेसिक गुड्स हैं, बेसिक नीड्स है, मदर फीडिंग है, दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक देयर द हेल्थी चाइल्ड फॉर द कंट्री. 48 is about the agriculture and animal husbandry. We recently read with the Gandhian principle. अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जो 2-3 उसमें फॉल कर रहे हो. जैसे कि आर्टिकल 48 आपका गांधीयन प्रिंसिपल में भी फॉल करता है, वेस्टर्न प्रिंसिपल्स में भी फॉल करता है. तो यू नॉट टू बी बॉदर्ड विद दैट. 48A is improvement of the environment. Environment related sustainable development things are coming in the picture. We have to be care with the environment. That are things are vested with the right to live with us. ठीक है. And last 49 is about the protect the monuments and the all other sculptures or the history of a nation. We have to be protect these things. फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ये हमारा पार्ट है कि हमें नेशन सिंबल्स को और जो राष्ट्रीय समृद्धि है, राष्ट्रीय इमारतें हैं, उनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए. आर्टिकल 50 एंड 51. 50 is about the separation of the power, one of the great article with the DPSP, that every organ of the government should be separate from each other. There is no any cooperation between them. All are the independent autonomous body. They have to be work and no interference will be occur between them. And 51 is last is about the promotion of the peace and international welfare. ठीक है. तो ये हमारे 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स हमने, गांधीयन प्रिंसिपल्स, वेस्टर्न प्रिंसिपल्स एंड सोशल प्रिंसिपल्स हमने देखे. यू हैव टू बी मेमोराइज विद द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड व्हाट दैट आर्टिकल बी प्रोवाइड. यू हैव द बेसिक क्रश विद दैट. जैसे कि यूसीसी कहाँ पे होगा, इंटरनेशनल पीस की बात कहाँ पे करी गई है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कहाँ है, लीगल एड आपका 39A में है. दैट थिंग आर यू शुड बी क्लियर विद दैट. डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे. गेट इट. वेलफेयर की बात आपकी 39 में करी गई है. इक्वालिटी की बात आपकी 38 में करी गई है. इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मैटरनिटी लीव की बात आपकी 42 में करी गई है. विलेज पंचायत 40 में है. एग्रीकल्चर हस्बेंड्री 48 में है. यू शुड बी क्लियर विद दैट. ठीक है. Now till now we just give the reading of the directive principle of state policy. If I talk about the nature, I just read with that कि nature आपका positive obligation का nature है. गवर्नमेंट के लिए वो चीज़ है कि आपको क्या करनी है. जहाँ से कि हमने जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तो वो तो नेगेटिव ऑब्लिगेशंस की चीज़ें थी कि क्या नहीं कर सकते. आप कोई भी फंडामेंटल राइट लोगों से नहीं छीन सकते, लेकिन आप सारी DPSP लोगों को दे सकते. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू, to make implementation, to execute that things. How you will be execute, it's your responsibility.
नाउ द बिग क्वेश्चन इज रेज विद दैट कि हमने यहाँ पे बड़े स्ट्रांगली कहा कि ये सरकार को करनी है, मेक द एग्जीक्यूशन ऑफ इट, लेकिन फिर भी हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल बड़े क्लियर शब्दों में आर्टिकल 36 में हमने बड़े क्लियर कहा कि नो इन्फोर्सिबिलिटी विद द फंडामेंटल, सॉरी, नो इन्फोर्सिबिलिटी विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. There is no any legal provisions are made which are give the enforceability to them. आर्टिकल 36 तो बड़ा क्लियरली कहता है कि आप इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते. अगर कोई फंड डीपीएसपी आपका इन्फ्रिंज होता है then you cannot be approach the court. One of the big comment made by the constitutional framers. अब ऐसा क्यों बोला इन्होंने? जरूरत तो उन्होंने इतनी दिखाई, अच्छी बातें भी थी, गलत भी कुछ नहीं था. They write this thing because these are the things which are not present in India. Did you get my point? फंडामेंटल राइट वो चीज थी जो भारत में थी, ऑलरेडी अवेलेबल थी, दे गिव द मैनिफेस्टेशन ऑफ इट. डीपीएसपी वो चीज थी जो भारत में नहीं है, जो हमें लानी है. whenever you are come with a new thing with a country, it's not possible that everyone will be accepted. कुछ लोग उसका विरोध करेंगे, कुछ को समझ नहीं आएगा, और कुछ लोगों को अपनाने में उसमें समय लगेगा. तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने एक ड्यूटी क्रिएट करी कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गोइंग ऑन गवर्नमेंट विद ऑफ इंडिया दैट दे हैव टू बी मेक अ इंडेवर टू इन्फोर्स इट. हर गवर्नमेंट को प्रयास करना है. ओहो, नाउ चेक इट, नाउ इट्स फाइन विद दैट. अब आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, हाँ, कि डीपीएसपी जो है उसके साथ हमारे साथ प्रोविजंस ये है कि इसकी इन्फोर्सिबिलिटी तो हमने नहीं लिखी, और 36 में हमने मना भी कर दिया कि इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते. वो इस कारणवश करा कि डीपीएसपी धीरे धीरे लाई जाएगी, एक साथ लाने वाली ये चीज नहीं थी, और एक साथ लाने के पॉसिबल भी नहीं था. यूनिफॉर्म सिविल कोड हम एक साथ नहीं ला सकते थे, सेपरेशन ऑफ पावर एक साथ नहीं करा जा सकता था, एक साथ हम नहीं कह सकते थे कि भाई सबको मैटरनिटी लीव दे दी जाएगी या फिर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर हो जाएगा. लेबर लॉ एक साथ क्रिएट करे ही नहीं जा सकते थे. इट्स अ प्रोसेस व्हिच वी हैव टू बी टेक बाय स्टेप. So that's why we didn't give the legal enforceability to them, but we give the power to the government to make a statute, and we give the duty, not the power. हमने तो एक कंपल्सन बनाया कि ये आपको अप्रोच करना ही करना है. ठीक है? So DPSP are slowly and slowly are going to be approached with that. Now that's it become the most important part of the constitution. हर चीज इसमें रिक्वायर्ड है. सारे फंडामेंटल राइट को किस मीन्स और मीडियम से हम अप्रोच करेंगे, दैट आर विल बी. क्या चीज, क्या बता रहे थे आप? Okay. 36, I tell you, 36 is about the. अभी नहीं आ रही सर. आर्टिकल 47 में दे रखा है सर, ये कैन नॉट एनफोर्स. ओके, सॉरी, 37 में दे रखा है. हाँ, सॉरी फॉर दैट कि यू कैन नॉट एनफोर्स इट. 36 अबाउट द डेफिनेशन पार्ट. हाँ, 36 सिर्फ डिफाइन करता है, डेफिनेशन पार्ट है वो, कि व्हाट इज द डीपीएसपी, द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, एंड 37 इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस पार्ट, कि अप्लाइड नहीं होगा, इन्फोर्सिबिलिटी इसकी नहीं है. सॉरी विद दैट. ठीक है, तो वी आर कम विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. सिग्निफिकेंट इसलिए ये जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस बताता है, ये वो चीज बताता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के ऑब्जेक्टिव थे. Present of the thing we already know about the fundamental rights. Now the thing what they want to be with India, that is the directive principle of state policy. It's so the what the picture with the constitutional framers with their mind. It's so how to be make India run and make the India more beautiful from current situation to the another situations. जिस स्थिति में भारत था उससे अब कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इनबिल्ट था. गेट इट?
Now the last thing is left with the fundamental right, DPSP and fundamental duties. इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि दे आर द पिरामिड ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. They are completely occurred with the collectively. They are work with the collectively. They are collateral for each other. कोलेट्रल हैं, वो एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं. क्या हुआ कि जब अमेंडमेंट स्टार्ट हुई तो एक आर्टिकल 31C उन्होंने ऐड करा और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी अमेंडमेंट या फिर कोई भी ऐसा लॉ अगर बनाया जाए जो आर्टिकल 39 के लिए रिक्वायर्ड है और आर्टिकल 14 और 16 को इन्फ्रिंज करता है, 39 को फोर्स करता है और 14 और 16 को इन्फ्रिंज करता है, डेट विल बी जस्टिफिएबल, कि वो सही होगा. ये बात कह के इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना चाहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, when the article 31C was inserted with the Indian Constitution. तब ये बातें सामने पिक्चर में आई कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव द सुपीरियरिटी ऑन द फंडामेंटल राइट. क्या फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी सुपीरियर होंगे, या फिर आर्टिकल 32 तो डायरेक्टली ये कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट तो इन्फोर्सेबल है और 37 कहता है डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है. तो फिर हम क्या कहेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट सुपीरियर होंगे? तो जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स इन दोनों के बीच में बना है कि विच वन इज द सुप्रीम, विच वन इज द गेट द मोर प्रायोरिटी, एंड व्हाट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी की ओहो, अब आ रही है आपको आवाज क्लियर? I just tell you about that कि fundamental right, fundamental duty and directive principle of state policy are work collateral with each other. हाँ कोई ना, मैं दोबारा बताता हूँ. अब आपको आवाज आ रही है ना? नाउ चेक इट वंस की आवाज क्लियर है? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी आर वर्क कोलेट्रल विद ईच अदर. If there is the question is raised which one is the supreme and which one is the lower from the other one, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इस क्वेश्चंस में एक बड़ा कंफ्लिक्ट आया इन्फोर्सिबिलिटी का. और एक बार आर्टिकल 31C में स्पेशली ये डिफाइन कर दिया गया कि आर्टिकल 39 की इन्फोर्सिबिलिटी के लिए हम 14 और 16 का इन्फ्रिंजमेंट भी कर सकते हैं. सो दैट थिंग बिकम द कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर द ईच वन. तब यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट क्लियर करा कि बोथ ऑल थ्री थिंग्स आर द कोलेट्रल विद ईच अदर, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सुपीरियरिटी बिटवीन देम. हर चीज एक दूसरे का सहायक है, एक दूसरे की सुप्रीम नहीं है. जहाँ और तीनों ही चीज हमें मदद करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के इंटरप्रिटेशंस के लिए. यहाँ पे हमने हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का कंसेप्ट लगाया और इन केशवानंदा भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस एंड री केरला एजुकेशन बिल, तीन हमने केसेस पढ़े जहां पे तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर करा कि ऑल थ्री पैराडाइम्स, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी आर वर्क कोलेट्रल विद ईच अदर. दे आर द नो वन इज द सुप्रीम, बोथ आर थिंग्स हेल्प टू एग्जीक्यूट द अदर वन. डीपीएसपी इज हेल्प टू द एग्जीक्यूट ऑफ द फंडामेंटल राइट, fundamental right help in the execution of the fundamental duty, and fundamental duty are help in the execution of the fundamental right. All three things are worked in collectively. हम ये नहीं कह सकते कि किसी के इन्फोर्सिबिलिटी के लिए हम किसी को हटाना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि all three things have the single motive regarding the social revolution, socio-economic welfare. जो ये जिस्ट था इन चीजों का वो रिवोल्यूशनरी जिस्ट था कि हमें तीनों चीजें आगे बढ़ानी है और एक साथ बढ़ानी है और एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहे हैं. हम डीपीएसपी का यूज ही फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट की फॉर्मेशन ही फंडामेंटल ड्यूटी का बेस है. तो हाउ कैन वी से दैट समवन इज सुप्रीम एंड सम अदर वन अदर इज नॉट सुप्रीम? वहां पे एक आगे अगर कोई कंफ्लिक्ट आगे भी क्रिएट होता है, आपको ऐसा लगता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ रहे हैं किसी चीज के लिए, या फिर डीपीएसपी को फॉलो आउट ही नहीं करा जा सकता फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे बिना, तो वहां पे हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड वी ट्रीटेड ऑल ऑफ थ्री देम इन इक्वल वे.
केसेस याद रखने, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मील्स केस एंड री केरला एजुकेशन बिल। ठीक है, so here now we clear the concept of the fundamental right, DPSP and fundamental duties. All three things we have done. We read the every aspects between them, and in last we done the relationship between them. Any doubt with anyone? कोई डाउट किसी का? Thank you. Okay then.